स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद महेश में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED या BTC फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर 1 है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो इसमें से हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के बात कर रहे हैं, जिसमें से आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करा दिया गया है। पार्ट 1 को आप स्टडी विद स्वाति से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही इसके वन लाइनर क्वेश्चन यानी जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो 200 से भी ज़्यादा बताए गए हैं, उसे भी आप स्टडी विद स्वाति से देख करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है। पार्ट 3 में हम 75 से 95 प्रश्नों को लेकर के हल करेंगे। दोस्तों अगर बात की जाए बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया की, तो CDP में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, ये DLED फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ आपका जो स्टेट का टेट होता है, UP टेट, अदर स्टेट के टेट, C टेट, इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को, पार्ट 3 को। पार्ट 2 में हमने 75 तक के प्रश्नों को लेकर के बात कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 76 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 77 है यानी 77 है, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है कहलाता है। तो यह तर्क कहलाएगा। तर्क के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि उद्देश्यों या लक्ष्यों को मन में रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 78 है, CAT का निर्माण किसने किया। तो CAT का निर्माण लियोपोल्ड बेलॉक ने 1948 में किया था। प्रश्न नंबर 79 है, सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो अगर हम बात करें एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की, तो इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। इन्होंने जो नियम दिए थे, मुख्य नियम, वो 3 थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, और गौड़ नियम इन्होंने 5 बताया था। मनोवृत्ति का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम और अनुरूपता का नियम। तो आप ये नियम ज़रूर याद रखिएगा। मुख्य नियम में 3 है और गौड़ नियम में 5 है। प्रश्न नंबर 80 है, वह युक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करते या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है। तो यह अभिप्रेरणा कहलाती है। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने अभिप्रेरणा को लेकर के बात की थी कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए मनुष्य को प्रेरित करती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 81 है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है क्या कहलाता है। तो यह व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाएगा। अगर हम बात करें बहिर्मुखी व्यक्ति की, तो बहिर्मुखी वे व्यक्ति हैं जिनकी रुचि बाह्य जगत में होती है। इनकी विशेषताओं के आधार पर इन्हें बहिर्मुखी कहा जाता है, जैसे कार्य करने की दृढ़ इच्छा और बहादुरी के कार्यों में रुचि रखते हैं, शासन करने का स्वभाव, शीघ्र ना घबराने वाले होते हैं, उन गुणों को जानते हैं जिन्हें संसार की दृष्टि से देखा जाता है तो उन्हें अपनाते भी हैं। ठीक है, शांत और आशावादी परिस्थितियों में एवं आवश्यकताओं के अनुकूल अपने को व्यवस्थित करने वाले होते हैं, शासन करने का स्वभाव, शीघ्र ना घबराने वाले होते हैं, धारा प्रवाह बोलने वाले और मित्र जैसा व्यवहार करने वाले होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्ति कहलाते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 81 हो गया। 82 है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्ममूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है। तो यह है अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण। व्यक्तित्व शब्द बहुत व्यापक शब्द है, इसका प्रयोग हम विभिन्न अर्थों में लगाते हैं। ठीक है, वुडवर्थ जी ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का वह समग्र गुण है। व्यक्ति के विकास पर यानी व्यक्तित्व के विकास पर वंशानुक्रम के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक व विद्यालयी वातावरण अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।
ठीक है। तो व्यक्तित्व की कई सारी परिभाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 83 यानी 83 है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? यहाँ पर दिया है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा है। अगर हम बात करें बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि, तो इसमें 2 अवधि देखने को मिलती हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की अवधि 6 से 9 होती है और उत्तर की होती है 9 से 12। इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए, इससे भी काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 84 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जीन पियाजे को काफ़ी लेकर के बात की है। उस वीडियो से भी काफ़ी चीज़ें आप समझ सकते हैं। जीन पियाजे की बात की जाए तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष थी, दूसरी 2 से 7, तीसरी 7 से 11 और चौथी 11 से 14 या 15 देखने को मिलती है। इससे आगे भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। यहाँ पर 2 पूछा है तो आप 2 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, पूर्व ज्ञान विषय वस्तु शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? तो यह अधिगम को प्रभावित करने के कारक माने जाएंगे। अधिगम को भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अधिगम सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया है। ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों की प्राप्ति ही अधिगम कहलाता है। अधिगम के द्वारा मानव में स्थायी परिवर्तन आता है या प्राणी में स्थायी परिवर्तन आता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 86 है, पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में पाया गया। तो पावलोव द्वारा प्रयोग के संदर्भ में अंत में अनुकरण होना पाया गया। कहने का मतलब है कि जो पावलोव का सिद्धांत है, पहली बात तो इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। ठीक है। इनके सिद्धांत को संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के नाम से जानते। पावलोव ने ही सबसे पहले उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध को अनुबंध के द्वारा व्यक्त किया था। इनका प्रयोग काफ़ी बड़ा है। ठीक है। तो इसको लेकर के हम अलग से डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 87 है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र, इसे भी मैंने बताया था कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी समझ लेंगे। मान लीजिए मेंटल एज किसी बालक की यानी मानसिक आयु बच्चे की 5 वर्ष है और CA क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो मान लीजिए 4 वर्ष है यानी वास्तविक आयु। ठीक है। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो MA अपॉन CA इंटू 100, MA अपॉन CA इंटू 100। यहाँ पर MA कितना है? 5 है, CA 4 है, इंटू 100। आप इसे काट दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है। और 25 को 5 से इंटू करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो इस तरह से बुद्धि लब्धि निकालने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 88 है, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से क्या आशय है? सृजनात्मकता का अर्थ मौलिकता से लिया जाता है। मौलिकता मुक्त सहचर्य है। सृजनात्मकता में सहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है। उस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहते हैं जिसके कार्य का परिणाम नवीन होता है। कह सकते हैं कि जो सृजनात्मकता है वो नवीन तथ्यों, नवीन जानकारियों, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 89 यानी 89 है, व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। तो मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार के स्वरूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, संगठकों, योजनाओं तथा अभिरुचियों के सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जाती है या की जा सकती है। व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनालिटी है। अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो है वो पर्सोना शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है नकाब, मार्क्स, मुखौटा या नकाब। तो इस तरह से आप पर्सनालिटी के संबंध में कई सारी परिभाषाएं जो राइटर्स के अकॉर्डिंग है वो देखने को पाते हैं। प्रश्न नंबर 90 है,
रोरशा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? तो अगर हम बात करें रोरशा परीक्षण विधि की, तो हरमन रोरशा ने इस परीक्षण का आरंभ 1960 में किया था। इसे रोरशा परीक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 91 है, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? इसके पिछले वीडियो में मैंने मध्यमान को समझाया था, वहाँ पर डेफिनेशन वगैरह बताई थी, वहाँ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया है, जब पृथक प्राप्तांकों के योग से प्रतिनिधित्व प्राप्तांक प्राप्त करने हो तब मध्यमान का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 92 है, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। यहाँ पर दे ही दी है। कॉर्नर के अनुसार मध्यांक समंक श्रेणी का वह चरमूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में सभी उससे छोटे होते हैं। प्रश्न नंबर 93 है, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? तो यहाँ पर दिया है, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना वक्र के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम बात करें सीखने के वक्र की, तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। ये ग्राफ कई प्रकार से दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 94 है, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? तो बालक की वृद्धि के विषय में समस्त विद्वान एक मत हैं, परंतु इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि बालक की जो वृद्धि है वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिरता प्राप्त कर लेती है या रुक जाती है। तो इसके संबंध में कई सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाओं के रूप में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 95 यानी 95 कि टीएटी का संबंध किससे है? तो टीएटी का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से है, जिसका प्रतिपादन मुरे एवं मॉर्गन महोदय ने किया था। तो आज के इस वीडियो में हम 95 प्रश्न पर रुकेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। पार्ट 4 में आपके जितने भी अति लघु प्रश्न हैं उन सभी को कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप साइड में देख पा रहे हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप जितना हो सके इन सभी को ज़रूर लगाएं।